हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। और भी जो इस चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चन है उसको भी हम आगे की वीडियो में सोल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और आप लोग को जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, इसका आंसर जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो नीचे लिखे गए तापमान है, जहां यहाँ पे हम बात करें तो ये 300 केल्विन है, ठीक है। तो इसको आपको सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। ये केल्विन में है तो इसको आपको सेल्सियस में बदलना है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा होगा तो उस टाइम आपको बताया गया होगा कि सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एक फॉर्मूला है जो आप लोग अपने बुक में देख भी सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में लिखें तो केल्विन बराबर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस होता है 273, ठीक है। केल्विन प्लस 273। अब यहाँ पे आपको केल्विन दिया है, डिग्री सेल्सियस की बात करना है तो आप यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए 300 को यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखेंगे प्लस 273, ठीक है। अब आपने क्लास 8 में या मैथ तो आपने पढ़ा ही होगा, जब हम इसको डिग्री सेल्सियस को इसी इधर ही छोड़ देंगे और इसको इधर ले जाएंगे यानी कि 300 माइनस 273। अब यहाँ से हम लोग घटा लेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा? ये आपका निकल के आएगा 10 में से 3 जाएगा 7 और 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी कि आपका 27 डिग्री सेल्सियस ये निकल करके आएगा। यानी 300 केल्विन को आप 27 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको यहाँ पे निकालना था। सेकंड भी आपको यही है, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करना है। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब यहाँ पे 573 लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस है प्लस 273। अब यहाँ से आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो आप क्या करेंगे, 573 में से 273 घटाएंगे तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा 300। तो ये 300 क्या हो जाएगा? आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से निकाल पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 बोला है इसमें कहा है कि आपको केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है, डिग्री सेल्सियस से आपको क्या बदलना है? केल्विन में बदलना है। तो वही फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिग्री दिया है, डिग्री सेल्सियस दिया है तो कितना दिया है डिग्री सेल्सियस? तो 25 दिया है प्लस 273। अब जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 5 3 8 और फिर 7 और 2 9, यानी 298 ये आपका केल्विन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिएगा कि के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है, ठीक है। के का मतलब यहाँ पे केल्विन है और डिग्री सी का मतलब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए सी का मान कितना दिया है? तो ये 373 दिया है, तो आप यहाँ पे 373 भरेंगे प्लस 273। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 3 6 7 7 14 और 3 2 5 1 6, यानी 646 ये आपका क्या बन जाएगा? केल्विन बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कहा है कि आप अवलोकन कीजिए निम्नलिखित प्रश्नों का, ठीक है। जैसे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जो नैप्थेलिन है उसको रखा रहने देने पर वो समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। अदृश्य का मतलब वो खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है कि वो कहाँ चला गया, ठीक है। और क्वेश्चन 2 में कहा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानते हैं। तो पहले फर्स्ट का जानते हैं। फर्स्ट में कहा है कि अगर आप नैप्थेलिन को रख दें ऐसे ही तो वो कुछ समय के बाद कुछ भी नहीं बचता है, ठोस नहीं बचता है और वो पूरा क्या हो जाता है? उड़ जाता है या अदृश्य हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि नैप्थेलिन का अदृश्य हो जाना उधर्व जो पातन क्रिया है उसको वो दर्शाती है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर पातन है वो क्या होता है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना
ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ठोस पदार्थ है, तो ये आपका द्रव में चेंज नहीं होगा, ये सीधे किस चीज में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो ठोस से सीधे गैस में बनने की जो प्रक्रिया है या ये बनने की जो क्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका ऑपोजिट भी कह सकते हैं कि गैस से सीधे ठोस में आ जाए तो हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3 का बी क्वेश्चन में। कहता है कि इत्र की जो गंध है, हम लोग बहुत दूर भी बैठे होते हैं फिर भी हम लोगों के पास उसका जो गंध है वो चला आता है। कैसे आता है, तो हम लोग इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जो इत्र है वो एक वाष्पशील द्रव होता है। ठीक है, कैसा होता है, वाष्पशील द्रव होता है जो हवा के कणों के साथ मिलकर तेजी से चारों ओर फैल जाता है। क्या होता है, चारों ओर ये फैल जाता है या ये विसरित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी इसका जो गंध है वो पहुंच जाती है, और यह जो क्रिया है वो विसरण कहलाते हैं। यानी विसरण क्रिया के द्वारा ही ये जो इत्र का गंध है वो दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास या दूर तक चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इत्र का जो गंध है वो दूर कैसे चला जाता है। तो आप डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो आप यहाँ पे विसरण को मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन में ए में दे दिया जाए विसरण, ठीक है, ऑप्शन बी में दे दिया जाए वाष्पन, ठीक है, ऑप्शन सी में दे दिया जाए ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, और ऑप्शन डी में दे दिया जाए यहाँ पे क्वथन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या आंसर सही करेंगे, तो ये आपका विसरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ये हेल्प करेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए जो आकर्षण है उसके अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे आकर्षण बल की बात किया गया है, और ये जो आकर्षण बल है, ठीक है, इसको अंतरा आणविक बल भी कहा जाता है। ठीक है, अंतरा आणविक बल भी कहा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जो आकर्षण बल होता है वो ठोस में सबसे अधिक होता है। किसमें सबसे अधिक होता है, तो ये ठोस में सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद गैस में सबसे कम होता है, लेकिन जो द्रव है उसमें मध्यवर्ती रहता है, बीच बीचवा में रहता है। यानी कह सकते हैं आप यहाँ पे कि ज्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका द्रव में होता है। तो हमने देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को लिया है, जिसमें क्या ऑक्सीजन में हमने क्या दिखाया, ये बहुत कम होता है। इस चीज का मतलब तो आप समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते थे चीनी ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद आप जल लिख सकते थे, और फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन भी लिखेंगे। अगर ऐसे भी आप लिखेंगे तो आपका कोई गलत आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया कि जो ऑक्सीजन है उसमें अंतरा आणविक जो बल है वो सबसे कम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें है, चीनी में। क्यों, क्योंकि चीनी यहाँ पे आपका ठोस रूप में है। फिर अगर जल की बात करें तो ये जल में ना तो कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। तो आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। यानी जल की जो भौतिक अवस्था होता है उसको आपको बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि 25 डिग्री जो सेल्सियस है उस पे जो द्रव होगा, ठीक है, जल जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होगा वो किस चीज में होगा, वो द्रव अवस्था में होगा। क्योंकि 0 डिग्री में तो यह क्या होता है, जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 0 डिग्री में क्या होगा, ये ठोस में होगा। ठोस में क्यों होगा, क्योंकि जो जल है वो 0 डिग्री पर बर्फ बनना स्टार्ट करता है, और बर्फ जो है वो ठोस, बर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, वो ठोस अवस्था बोलते हैं जल का। ठीक है, फिर अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पे जल क्या होता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, भाप बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वाष्प अवस्था, या इसको हम लोग बोलते हैं कि गैसीय अवस्था में ये आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पुष्टि हेतु कारण दीजिए। यानी आपको पुष्टि करना है। पुष्टि करने का मतलब संतुष्ट करना है कि जल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है।
ठीक है। तो चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग देखिए इसको। हमने लिखा है कि जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना आरंभ कर देता है। जमना कहने का मतलब यहाँ पे वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना, यानी उबलना का मतलब वो गैस रूप में बदलना आरंभ कर देता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री पर वो बर्फ बनता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस बन जाता है। जबकि कमरे का जो सामान्य ताप होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग जरा देखेंगे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके बीच में ही तो आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस आएगा तो इसका मतलब है कि जो जल है वो द्रव अवस्था में तो ही होगा, क्योंकि 0 पे तो वो बर्फ बनेगा और 100 पे उबलना स्टार्ट करेगा। तो इसके बीच में यानी आप कह सकते हैं 1 से लेकर के 99 डिग्री सेल्सियस तक अगर है तो आप कहेंगे कि जो जल है वो द्रव अवस्था में ही होगा। इसके ताप पे, कमरे के ताप पर भी और ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कथन सत्य हुआ और आपको पुष्टि अच्छे से हमने कर दिया कि अर्थात हम कह सकते हैं कि जल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट इसका बी कहा है 6 का, उसमें कहा है कि जो लोहे की अलमारी है वो, लोहे की जो अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस में होता है। ये भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग उत्तर कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने लिखा है कि जो कमरे का ताप होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जबकि लोहा का जो गलनांक होता है, यानी लोहा पिघलना कब स्टार्ट करता है? जब आप उसको 1540 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तब वो पिघलना स्टार्ट करेगा। लगभग में थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अतः जो कमरे का ताप है उस पर लोहा क्या होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1500 डिग्री सेल्सियस तो कमरे का ताप होता नहीं है। इसका जो ताप होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो इससे तो ये बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो लोहा है वो कमरे के ताप पर ठोस होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा वो लोहा रहेगा वैसा ही वो लोहा रह जाएगा, ठीक है, कमरे के ताप पर। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। क्यों? अब ये आपको बताना है। तो देखिए 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 273 केल्विन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आपने पढ़ा है कि जो बर्फ होता है वो कब बनता है? जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पे जब जल को आप ठंडा करेंगे तो उसमें क्या होगा? देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, चलिए पहले हम इसी से आपको समझा देते हैं कि जो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ और जल को ठंडा करने पर बर्फ जल की अपेक्षा अधिक गुप्त ऊष्मा के बराबर वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। देखिए कहने का मेरा मतलब है कि ये आपका जल है, यहाँ पे समझाते हैं, ये आपका जल है, ये आपका बर्फ है। तो जब आप इसको करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये तो पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे बना ही है, तो इसमें क्या होगा? वातावरण से ऊष्मा को अधिक अवशोषित किए हुए रहेगा, ठीक है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो बर्फ है वो जल के 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने के पश्चात अधिक शीतलन प्रदान करेगा बर्फ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलन प्रभावकारी होता है या अधिक शीतलन वो देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो उबलते हुए जल अथवा भाप है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होता है? यानी जो जल उबल रहा है और एक आपका भाप है, तो इन दोनों में से बताएंगे आप लोग कि किसमें जलने की अनुभूति या किसमें जलना ज्यादा, मतलब किसमें बहुत तेज जलता है, ये आपसे पूछा गया, तीव्रता से महसूस होता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा क्या होती है? उसमें उपलब्ध होती है। कहने का मतलब जो भाप है
और ये जो जल है उबलते हुए, ठीक है, उबलते हुए जो जल है इसमें गुप्त ऊष्मा क्या होता है, कम होता है, और इसमें क्या होता है गुप्त ऊष्मा, इसमें जो गुप्त ऊष्मा होता है वो ज्यादा होता है, गुप्त ऊष्मा जो है इसमें वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो भाप है उसमें हम लोग जलने की अनुभूति या महसूस अधिक होता है। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। जब भाप त्वचा पर पड़ती है तो वह संघनित होकर जल बनाता है और उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर अधिक ऊष्मा का त्याग करती है, अतः भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। तो आपने समझा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि बताओ बाबू कि जो जल है, उबलते हुए जल है, उससे ज्यादा जलेगा या भाप से ज्यादा जलेगा, तो आप लोग बताएंगे कि नहीं भैया भाप से जलेगा क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत आपका इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित चित्र के लिए आपको एबीसीडी करके कुछ अवस्थाएं दी गई है और उसके परिवर्तन के बाद आपको नाम लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए की बात कर लेते हैं क्योंकि ए से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए यहाँ पे है, तो ये कोई ठोस पदार्थ है और ये ठोस पदार्थ किस में चेंज हो रहा है, द्रव में। तो ठोस से द्रव में जब चेंज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक, यानी ये गलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलनांक। ठीक है या इसको आप गलन भी लिख सकते हैं, गलनांक की जगह पे आप गलन भी इसको लिख सकते हैं, या एक और नाम है संलग्न भी, इसको संगलन, संगलन भी आप इसको लिख सकते हैं, संगलन। ठीक है, अब बी में देखेंगे तो बी आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, द्रव से गैस में चेंज हो रहा है। तो द्रव से जब गैस में चेंज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन या इसको बोलते हैं क्वथन। ठीक है, वाष्पन या क्वथन। अब हम लोग सी की बात कर लेते हैं। सी देखिए गैस है और गैस से ये द्रव में बदल रहा है, तो गैस से जब द्रव में बदलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं द्रवण। क्या बोलते हैं, द्रवण, या इसका एक और नाम है संघनन। ठीक है, द्रव या संघनन। अब हम डी की बात कर लेते हैं। तो डी देखिए यहाँ पे ये जो है वो द्रव से ठोस में चेंज हो रहा है। द्रव से किस में चेंज हो रहा है, ठोस में। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जमना हो रहा है, या आप इसको हिमकरण भी बोल सकते हैं कि ये हिम में यानी बर्फ में चेंज हो रहा है। अगर हम ई की बात करें तो देखिए ई आपका यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है। अब एफ देखेंगे कि जो ई जो है वो ठोस से सीधे किस में चेंज हो रहा है, गैस में। ठोस से किसे में चेंज हो रहा है, गैस में। तो आप इसका नाम देंगे ऊर्ध्वपातन। क्या नाम देंगे, ऊर्ध्वपातन, जो हमने आपको समझाया पीछे के क्लास में कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। अब हम लोग एफ की बात कर लेते हैं। एफ, एफ जो आपका यहाँ पे है, अब यहाँ पे एफ देखिए ये गैस से सीधे किस में चेंज हो रहा है, ठोस में। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, इसका नाम देंगे हम लोग ऊर्ध्वपातन। तो आप यहाँ पे ऊर्ध्वपातन को लिख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।